नादरीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसके ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और परवाज कर रहा है और ऊंची परवाज की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखे ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आजाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखे कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है। तो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है। एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े, और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है, और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है, उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था, उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला।
لیکن جس حساب سے یہ مومنٹم آگے بڑھ رہا ہے یہ بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ مزار قائد پہ جو ایک بڑا پروگرام کرنے کا پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر رہی ہے کہ مزار قائد پہ حاضری دیں گے سہیل افریدی صاحب. اگر سندھ کی حکومت نے روڑے نہ اٹکائے تو 11 تاریخ کو اتوار والے دن مزار قائد پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچ سکتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو پورا ایک جلسے کا سما ہو جائے گا. پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور مجھے بھی ملیں. تو سہیل افریدی نے کہا میں اپنے لوگوں سے ملنے آ رہا ہوں, اپنے لوگوں کو ملوں گا اور اپنے لوگوں کے مسائل لے کر وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کروں گا ان کے حل کے لیے. تو یہ اچھا ہے, پازیٹیو جیسچر ہے دونوں جانب سے. یہ ملاقات بھی ہونی چاہیے, دیگر ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے آپ جتنا مرضی لڑیں, جو مرضی کریں, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے. اور مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے مینڈیٹ چوری کا, مسئلہ ہے پاکستان میں جعلی مقدمات کا, مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار اور بے جا سیاست کے اندر اور دیگر انتظامی معاملات کے اندر مداخلت کا. یہ مسئلہ اگر بیٹھ کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ حل کر لیں تو پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے, پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اب حکومت نے ایک جعلی اعداد و شمار کا ایک ڈیٹا جاری کر دیا ہے اور اس میں ملکی معاشی ترقی دکھا رہے ہیں, جی ڈی پی کی گروتھ دکھا رہے ہیں, زرعی پیداوار کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے. حالانکہ پاکستان میں اتنا بدترین سیلاب آیا, سارے کسان کہہ رہے ہیں ہماری تو فصلیں تباہ ہو گئی. ان کی زرعی پیداوار کہاں بڑھ گئی؟ کسی اور ملک میں بڑھ گئی ہے. کہتے ہیں جی صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. پاکستان کے جتنے بڑے بڑے صنعتی یونٹ ہیں ان میں سے 200 کے قریب بند ہو چکے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. صنعتی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے لگاتار کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا خسارہ کم ہو رہا ہے. اچھا, جتنے بھی معیشت دار ہیں نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ حکومتی اعداد و شمار جو حکومت جاری کر رہی ہے جعلی, یہ ڈیٹا جو ہے یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. یعنی کوئی دماغ والا آدمی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈیٹا کچھ اور دکھا رہے ہیں, مارکیٹ کے حالات کچھ اور ہے, پاکستان کسی اور طرف جا رہا ہے, ان کا ڈیٹا پاکستان کو کچھ اور دکھا رہا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, نون لیگ کی یہ پرانی خامی ہے, اور یہ ان کی پرانی ایک خامی ہے, اپنے آپ کو یہ کوالٹی سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی ڈیٹا جاری کر دیتے ہیں. اس طرح کی حرکتوں اور جعل سازیوں کی وجہ سے ماضی میں ان کے خلاف جو ہے وہ کافی عالمی سطح پہ بھی آوازیں اٹھ چکی ہے. مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ پھنس جائیں گے, جعلی ڈیٹا دے دے کے دوبارہ یہ وہی حرکت کریں گے. کیسر بنگالی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر اینالسٹ ہیں, حکومتوں کے اندر رہے ہیں, ترجمان رہے ہیں, بہت ساری باتیں وہ یعنی جو اکانومسٹ ہیں نا بڑے بڑے پاکستان کے, ان میں سے ایک کیسر بنگالی صاحب ہے. میں ان کو کئی دفعہ ملا ہوں, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے. یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جو پاکستان کی اکانومی کو ڈے ون سے سمجھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس میں, اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان کی ضد کے اندر, یعنی عاصم منیر صاحب کو ضد ہے نا میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ آ جائے گا تو مجھے نہیں چھوڑے گا, ان کو یہ ڈر لگتا ہے. اب عاصم منیر صاحب کا خوف, ان کی انا اور ان کی ضد, ان چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک آدمی کی ضد ہے کہ میں نے, ساری فوج جانتی ہے, ایک فوجی جانتا ہے, میرا ایک جوان جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. ایک فوجی جوان یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے, سائفر کوئی جرم نہیں تھا, اپنی بیوی سے شادی کرنا, عدت والا کیس, وہ کوئی جرم نہیں تھا. یہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ خرید لینا, یہ کوئی جرم نہیں تھا, سارے ہی خریدتے ہیں. یہ جرنیل بھی خریدتے ہیں, یہ سیاستدان بھی خریدتے ہیں, سب کے پاس ہوتے ہیں. عمران خان کی بیوی نے بھی خرید لیا, یہ کوئی جرم نہیں تھا. یہ سارے فوجی جانتے ہیں میرا ایک جوان, چاہے وہ بارڈر میں کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہے, چاہے وہ جی ایچ کیو میں ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہے, چاہے وہ کسی بیرک کے اندر ہے, میرا ایک جوان پاکستان کا فوجی یہ جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. یہ صرف فوج کے سربراہ عاصم منیر, جو ابھی سربراہ ہے اس وقت, ہمیشہ تو نہیں رہے گا, عاصم منیر کی ایک ضد اور بعد میں ایک خوف کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا ہوگا جتنا ظلم میں نے کر دیا. یہ اس کی وجہ سے عمران خان جیل میں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور عمران خان کے جیل میں ہونے کی قیمت پورا پاکستان چکا رہا ہے, یہ 25 کروڑ پاکستانی چکا رہے ہیں. آج سے 4 سال پہلے, لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں, 9 اور 10 اپریل کی رات کو رجیم چینج آپریشن کیا گیا. رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت بنائی جرنیلوں نے, اس حکومت نے پاکستان کا تیا پہنچا کر دیا, پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا, پاکستان میں سرمایہ کاری آنا بند ہو گئی, پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی, پاکستان کے اندر مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 300 روپے کے قریب چلا گیا, پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے لگ گئی, بجلی کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑ گئی, عالمی سطح پہ رسوائی, پاکستان کے اندر رسوائی, انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا ہر چیز کا 2 سالوں میں. اس بیچ میں جنرل باجوہ جس نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا اس چکر میں کہ نئی آنے والی حکومت اسے ایکسٹینشن دے دے گی, جنرل باجوہ کو ذلیل اور رسوا ہو کر فوج سے نکلنا پڑا, اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی. جنرل باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے. اب جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد
उम्मीद की गई शुरू में कि शायद मामला ठीक हो गए। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल भी दी थी उस वक्त और ये कहा था ठीक है जो फैसला हुकूमत करे वो कर ले। एक नया जर्नैल आया, शायद सियासत में मुदाखलत बंद हो जाए, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और फिर यही सारा सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल इन्होंने मुल्क को तबाही फेर दी और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। खास तौर पे 2023 में जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद बहुत तबाही फेरी गई। जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में इमरान खान साहब को गोली भी लगी, अरशद शरीफ शहीद भी हो गए। ये सारे वाकयात उस दौर में हो रहे थे और उसके बाद 2 साल की तबाही के बाद इन्होंने इलेक्शन करवा दिया पाकिस्तान में, इमरान खान को जेल में रखते हुए। तो आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में 8 फरवरी ही के दिन एक इलेक्शन होता है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जुल्म का बदला वोट से ले लेते हैं। जेल में बैठा हुआ शख्स इनको इलेक्शन हराकर जीत गया और इमरान खान ने झंडे गाड़ दिए पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने बड़ा जुल्म किया, इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, बंदे उठा के जेलों में डाले, जबरदस्ती अगवा बराए बयान करवाए, बंदे जेलों में, जबरी तौर पे लापता, गुमशुदा, सहाफियों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया, शायरों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया, मार मार के इन्होंने मार कुटाइयों की इंतहा कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर की क़यादत में। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी करके इमरान खान इलेक्शन हार जाए, लेकिन इमरान खान इलेक्शन जीत गया 2/3 अक्सरियत से। लेकिन जब इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गया तो रात के एक पहर में, यानी लेट नाइट 12 बजे के आसपास की बात है, 11-12 बजे, सिकंदर सुल्तान राजा वो बड़ी उजलत और परेशानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से निकला। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान का, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसके निकलने की बाकायदा सबूत मौजूद है। सिकंदर सुल्तान राजा बगैर अपने प्रोटोकॉल के, बगैर अपनी सिक्योरिटी के गाड़ी में बैठता है और अचानक निकल जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से। और ये वो वक्त है जब इलेक्शन रिजल्ट्स बनाए जा रहे थे, यानी इलेक्शन रिजल्ट बन रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इतना सीनियर ऑफिसर निकल जाए अपने ऑफिस में से और वो छोड़कर चला जाए अचानक से, बगैर प्रोटोकॉल के उसे बुलाया गया और उसको प्रोटोकॉल छोड़कर जाना पड़ा कि कोई मैं सबूत ना छोड़ूं। फिर जब दफ्तर के अमले से पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों से सहाफियों ने राब्ता करना शुरू किया कि जनाब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब गायब किधर हो गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस पे अलग अलग किस्म के जवाब दिए गए, यानी कोई बंदा कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था घर गए, कुछ कह रहा था कहीं मीटिंग में गए, कोई कह रहा था कहीं और गए। हर एक का जवाब अलग अलग था। तो जब अलग अलग जवाब आना शुरू हुए तो शक और शुबा बढ़ना शुरू हुआ और फिर रिजल्ट रुक गए। जब रिजल्ट रुक गए तो उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी कि अब तक के रिजल्ट क्या है। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 180-81 नशिस्तों पे पाकिस्तान में जीत रही थी। पहले आप ये वीडियो देखेंगे, उस वक्त जब रिजल्ट रुक गए थे तो तब मैंने आपको क्या कहा था, ये सुनिए आप। मैं टाइम पहले आपको इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, हम अपने तौर पर रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं और जो नताइज मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने एक सूरत-ए-हाल रखने वाला हूं और ये वीलॉग मैं चाहता हूं रिकॉर्ड का हिस्सा रहे ताकि हम इसको याद दिला सकें। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ये रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मैं वो टाइम की बात कर रहा हूं। और पोलिंग का टाइम खत्म हुए लगभग 7 घंटे होने वाले हैं। 5 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। इस वक्त तक अमूमन जो रिजल्ट आ जाते हैं वो 80%, 85%, 75% इसके बीच में नताइज आ चुके होते हैं, लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम पूरे पाकिस्तान में हैरान कुन नताइज दिखाए हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने सुनी, ये 8 फरवरी 2024 की रात को मैंने बनाई थी और मैंने ये इसीलिए बनाई थी कि सारे गवाह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और तमाम तरफ से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सीटों पे जीत रही है। फिर डकैती का अमल शुरू हुआ। अवामी मैंडेट पर मुल्की तारीख की सबसे बड़ी डकैती उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डालना शुरू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें आधी कर दी, यानी जितनी सीटों पे वो जीते थे उनसे आधी नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून को देना शुरू कर दी और फिर फॉर्म 47 वाला ड्रामा शुरू हुआ।